हेलो साथियों, आपका पुनः एक बार फिर स्टडी विद गर्वी चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी उतनी शानदार तरीके से चल रही होंगे। सो फ्रेंड, इस बार हम लोग सेकंड क्लास जो कि सिलेक्शन सीरीज के तहत हमने जो कि साइंस की हम देख चुके हैं पहली क्लास। जो कोई साथी ने हमारी क्लास अगर नहीं देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में डली हुई है। इसके पहले की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे उस लेक्चर में। हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें 100+ क्वेश्चनों का संग्रह होता है, जो कि PYQ से रिलेटेड हो या फिर जो भी एग्जाम ओरिएंट से बन सकते हैं क्वेश्चन, उन पर आधारित ये क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आए। तो फ्रेंड, आज का हमारा सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जो कि बॉटनी का जो यूनिट 12 है, जो कि हम एमपीटेट वर्ग 3 के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम आज अगली क्लास लेके आए हैं, है ना, जो कि यूनिट 12 से है। कुछ टॉपिक दिए है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कि उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की बात हो, उसमें स्वपोषण, प्रकाश की वर्णक हो, है ना, चक्रीय प्रकाश का फास्फेटीकरण, प्रकाशीय श्वसन, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, इससे संबंधित एमसीक्यू देखेंगे ना, पीवाईक्यू देखेंगे। साथ ही साथ इसमें पौधों में श्वसन, पादपों में परिवहन, है ना, उसी में पादप वृद्धि एवं विकास, बीज अंकुरण वृद्धि नियामक। साथ ही साथ हम देखेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, पुष्प की संरचना, नर मादा गेमेटोफाइट्स का विकास। साथ ही साथ हम देखेंगे परागकण, इसमें द्विनिषेचन, भ्रूणपोष का विकास, बीज फल विकास और फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इन सभी टॉपिक पर हम मतलब जितना डीप हो सकता था उतने हम हर टाइप के क्वेश्चन की श्रृंखला यहाँ लेके आए हैं। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा अन्य एग्ज़ाम के लिए। जहाँ तक है, अगर एक्साइज कांस्टेबल की बात हो या फिर कांस्टेबल की बात हो या फिर अन्य एग्ज़ाम जो कि रेलवे में भी इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी टॉपिकों से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए भी यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो फ्रेंड, जो भी हमारे एमपी टेट वर्ग 3 के छात्र हैं, आज की ये क्लास उनके लिए काफ़ी अहम रहने वाली है, क्योंकि आज हम सारी मतलब यूनिट 12 से सारे ही टॉपिक को यहाँ कवर कर लेंगे। जो भी हमने प्रीवियस में जो लेक्चर लिया है, उससे आधे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और आधे जो कुछ बचे थे यूनिट 12 में वो सारे ही इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे आज का यह यूनिट ख़त्म हो जाएंगी, यूनिट 12, जो कि हर टाइप्स के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। कोशिश करिएगा कि जो एमसीक्यूज अपन प्रैक्टिस करते हैं उसको पहले ही अपन आंसर दे दो, है ना, या फिर कमेंट सेक्शन में आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, कितने आपके सही हो रहे। आई होप आप लोगों ने अन्य प्लेटफॉर्म से या फिर प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो जितना प्रैक्टिस की जाए उतना कम होता है। आपको जहाँ से भी लगता है प्रैक्टिस करना चाहिए, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि थ्योरी तो पढ़ ही लेते हैं, फिर प्रैक्टिस रह जाती है, तो प्रैक्टिस जहाँ से मिले आप कर लीजिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोगों के टॉपिक्स, है ना। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों के साथ अपने सेंड करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए, है ना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कहाँ होता है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाइलाकॉइड झिल्ली में देखने को मिलता है। अगर हम प्रकाश संश्लेषण के चरणों की अगर बात करें तो इसमें दो चरण देखने को मिलते हैं, है ना, दो चरण देखने को मिलते हैं। इसमें दो चरण में पहले चरण की अगर बात करें तो इसमें प्रकाश अभिक्रिया होती है पहले में, इसे ही प्रकाश चरण भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश चरण भी कहते हैं। सेकंड की बात की जाए तो इसको अंधकार अभिक्रिया कहते हैं, अंधकार अभिक्रिया, है ना, और इसे अंधकार चरण भी कहते हैं, अंधकार चरण हो जाता है। तो प्रकाश चरण की अगर बात करें तो इसमें थाइलाकॉइड झिल्ली देखने को मिलती है ना। यह चरण जो कि हरित लवक के थाइलाकॉइड झिल्ली में होता है। वही अगर बात करें हम अंधकार चरण की, है ना,
तो इसमें स्ट्रोमा में देखने को मिलता है ना, इस चरण में स्ट्रोमा में देखने को मिलता है, सेकंड वाले चरण में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जैसे कि अभी पूछा गया कि प्रथम चरण में कहाँ होता है, तो थाइलाकॉइड झिल्ली में होता है। वैसे ही अगर द्वितीय चरण की बात करें तो किस में होगा, स्ट्रोमा में होगा। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पे इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर दिखाते हैं, चक्रीय फास्फोरिलेशन में कौन सा उत्पाद बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एटीपी ओनली, है ना। अगर हम बात करें इसकी क्रिया की, तो यह क्लोरोप्लास्टा की थाइकोलाइड झिल्ली पर होता है। किसकी झिल्ली पे होता है, क्लोरोप्लास्टा की थाइकोलाइड झिल्ली पर हमें देखने को मिलता है। अगर एटीपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आ जाता है ना क्वेश्चन में, कि भाई क्या फुल फॉर्म है, तो हम लिखेंगे एडोनोसाइन आ जाएगा, है ना, ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं इसे, एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। एटीपी की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोशिका का एनर्जी कॉइन कहा जाता है इसे, एटीपी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, अचक्रीय फास्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम स्वीकर्ता कौन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, नाडप, जो कि NADP प्लस में हो जाएगा, है ना। अगर हम इस क्रिया की अगर बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलती है, थाइकोलाइड झिल्ली पर हमें देखने को मिलती है ना यह क्रिया, थाइकोलाइड झिल्ली पर। वही हम नाडप की अगर बात करें तो इसके फुल फॉर्म की क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता है, इसका हो जाएगा जो कि निकोटिनामाइड एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हो जाता है इसका नाम। तो एक बार पुनः दोहराएंगे, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइक्लियोटाइड फास्फेट हो जाता है। तो जो कि अगर नाडप इसकी बात करें तो ये इसका कार्य भी क्या होता है, जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, है ना। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रकाश श्वसन किस अंगक में नहीं होता। एमपीटेट वर्ग 2 का यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। साथ ही ये अंगक में होता है आ जाएगा, है ना, नहीं को कट कर दीजिएगा। प्रकाश श्वसन किस अंगक में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्टा में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोप्लास्टा में होता है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चक्रीय फास्फोरिलेशन में कितने कार्य करता है, बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल PS1 जिसे फोटो सिस्टम भी कहते हैं ना, इसी को P700 के नाम से भी जानते हैं, है ना, P700, है ना, या फिर PS1 आएगा, या फिर P700 आएगा, या फिर फोटो सिस्टम आएगा, है ना। तो ये तीनों में से कुछ भी आ सकता है। चक्रीय फास्फोरिलेशन में कितने फोटो सिस्टम कार्य करते हैं, तो PS1 करते हैं ना। PS2 PS1 होते हैं, तो PS2 कार्य नहीं करता है इसमें। क्यों कार्य नहीं करता है, क्योंकि वो जल का फोटोलाइसिस नहीं होता है इसमें PS2 में, इसलिए वो भाग नहीं लेता इसमें। इसके उत्पाद के रूप में क्या बनता है चक्रीय फास्फोरिलेशन में, PS1 में ATP बनता है। क्या बनता है, ATP। ATP को हमने पहले देखा ही है इसके, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अचक्रीय फास्फोरिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ATP नाडप, है ना, और O2 बनता है। यह उत्पाद के रूप में बनते हैं तीनों, क्योंकि इसमें हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे और शैवाल का सामान्य प्रकाश संश्लेषण देखने को मिलता है ना। तो यह तीनों ही उत्पन्न होते हैं जिसमें। तो मुझे अब नाडप का बारे में बताइएगा कि नाडप का फुल फॉर्म क्या है। क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइक्लियोटाइड फॉस्फेट। इस तरह से फास्ट वे में याद करिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की गति को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की तीव्रता।
जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था इस क्वेश्चन के बारे में, है ना, तीव्र प्रकाश ही उसको सबसे अधिक प्रभावित करता है, प्रकाश संश्लेषण की गति को। अच्छा, क्यों करते हैं देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सीमा के बाद क्या होता है, CO2 और जो एंजाइम्स होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, जिसके चलते फोटो का ऑक्सीकरण होने लगता है। और साथ ही क्या होता है, CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी आपूर्ति कम हो जाती है, जिसके कारण यह देखने को मिलता है, जिसके कारण प्रभाव देखने को मिलता है हमें, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उच्च तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि एटीपी की अधिक आवश्यकता होने पर यह बढ़ जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9। प्रकाश शोषण में कौन सी गैस अधिक प्रयोग होती है? एमपीटेट वर्ग 2 का यह क्वेश्चन, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, O2 ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन जो कि प्रकाश शोषण में अधिक प्रयोग में देखने को मिलती है, क्योंकि जो होती ऑक्सीजन जो होती है उसका उपभोग होता है ना। और वही बात करें CO2 की, तो CO2 क्या होता है, उत्सर्जन होता है, इसमें उत्सर्जन देखने को मिलता है हमें। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर Q अधिक प्रयोग होती की बात करें तो इसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे राइबिस को जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के क्या करता है, ग्लाइकोलेट पतरे पर भेज देता है, जिसके कारण इसका अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। वही हमने बात की थी प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता था, CO2 का अधिक प्रयोग होता था, O2 का नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश शोषण है, तो हम O2 का अधिक प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि हम जो भी हमारे इसमें क्वेश्चन अगर बनते हैं पेपर में, तो इससे रिलेट करते हुए हम उसको करेक्ट कर सकते हैं ना। अभी तो हम इतना ही देख पाएंगे कि जितना अपने पेपर में अगर आ सकता है उतना देखते हैं, क्योंकि हमें पेपर से अभी पेपर क्वालिफाई करना है, न कि इस पे ज़्यादा स्टडी करना है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 देखेंगे। चक्रीय फॉस्फोरिलेशन कब होता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एटीपी की अधिक आवश्यकता होती है तब चक्रीय फॉस्फोरिलेशन देखने को मिलता है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा था, चक्रीय फॉस्फोरिलेशन की बात की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। C4 पौधों में प्रकाश शोषण, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत अधिक होता है या बहुत कम होता है या शून्य या सामान्य होता है? बताइए चारों में से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत कम। देखते हैं इसमें फोटो जो रेस्पिरेशन लगभग न के बराबर देखने को मिलता है इसमें। अगर C4 पौधों की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मक्का हो गया, है ना, मक्का, गन्ना और ज्वार हो गई, है ना, बाजरा, ये सभी C4 पौधे जो होते हैं उनके उदाहरण हो जाते हैं, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। फोटोसिस्टम सेकंड में जल का फोटोलिसिस किसके द्वारा होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा देखने को हमें मिलता है। अगर हम फोटो सिस्टम की बात करें तो वही हमने जो प्रीवियस क्वेश्चनों में डिस्कस किया था, जो कि PS1 PS2 जो देखा था, तो इसमें PS2 हो जाएगा ना, फोटो सिस्टम सेकंड। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कहाँ स्थित होता है, यह थाइलोकोलाइड जो झिल्ली होती है उसके अंदरूनी सतह पर स्थित होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो थाइलोकोलाइड झिल्ली की अंदरूनी सतह पर। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, अगर एग्जाम ओरिएंट से कोई क्वेश्चन अगर बन जाता है डीपली तो देख लेंगे। यहाँ से नाम है आपको याद रहे तो आप वहाँ क्लिक कर लोगे 4 ऑप्शनों के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें 13वें की, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन कहाँ होती है?
अगर समय रहा तो आप लोग एक दो बार क्लास को देख लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि ऑप्शन के साथ में आपको प्रश्न भी थोड़े बहुत याद रहे, तो आपके माइंड में एग्जाम हॉल में जरूर क्लिक करेगा आपका क्वेश्चन ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रोमा में होती है ना। प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्य भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ये जो कि इसमें प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, मुख्य भूमिका का कार्य करता है, जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है ना, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में। साथ ही साथ दोस्तों यह जो नीला और बैंगनी लाल किरणें जो होता है उसको सबसे अधिक अवशोषित करने का भी कार्य करता है। साथ ही साथ इसमें जो केंद्र होता है प्रकाश संश्लेषण का केंद्र, तो ये हमेशा क्लोरोफिल एक से ही बना होता है, ध्यान दीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। फोटोश्वेषण का परिणाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा की हानि। मतलब एटीपी को खर्च किया जाता है और CO2 को बाहर, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अचक्रीय फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों PS1 PS2, कहाँ दिए सी, ऑप्शन सी हो जाएगा PS1 PS2, जो कि दोनों में देखने को मिलता है ना। अगर PS1 की बात करें तो ये हमें चक्रीय फॉस्फोरिलेशन में भी देखने को मिलती है, PS2 नहीं देखने को मिलता है वहाँ पे। अचक्रीय फॉस्फोरिलेशन में यह कहाँ बनते हैं दोनों भी? थाइकोलाइड की ग्रानी लेमेल्ली में बनता है ना, यह प्रक्रिया देखने को मिलती है हमें थाइकोलाइड ग्रानी की लेमेल्ली में, ठीक है। अगर PS1 की बात करें, है ना, फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो इसमें इसका क्या हो जाता है, P700 भी इसे कहते हैं ना। वही अगर PS2 की बात करें तो इसे क्या P680 भी कहा जाता है इसे, है ना। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों ही नाम। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 17 देखेंगे। C3 पौधों में प्रकाश शोषण अधिक होता है, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दोनों में देखने को मिलता है। जो कि एक ही बात करें तो रबिस्को जो होता है O2 के साथ प्रतिक्रिया करता है, वही CO2 की कमी भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन दोनों ही हो जाएंगे, है ना। यह मुख्यतः शीतोष्ण क्षेत्र में देखने को मिलता है ना। अगर इसके उदाहरण की बात करें C3 पौधों की, तो इसमें हमें गेहूँ हो गया, है ना, गेहूँ के साथ चावल हो गए, जौ हो गई, गन्ना हो गया, यह C3 पौधे के उदाहरण हो जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण को सीमित नहीं करता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी का जो रंग होता है वो प्रकाश संश्लेषण को सीमित नहीं करता है। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 19 देखेंगे। जल का फोटोलिसिस होने पर कौन मुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, O2 देखने को मिलता है ना, O2 मुक्त होता है। जो कि यह क्रिया जो होती है फोटो सिस्टम जो होता है PS सेकंड में देखने को मिलती है ना। जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था, है ना। इसकी प्रक्रिया की अगर बात करें तो इसमें 2H2O हो जाएगा, किससे हो जाएगा 2H, यह मुक्त हो जाएगा, है ना, 4E, और हमें स्वतंत्र रूप से मुक्त O2 मिल जाता है ना। तो यह ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मुक्त होता है वातावरण में। H+ की बात करें तो ये क्या होता है, ATP संश्लेषण में सहायक होते हैं। और E- की बात करें, जो E- दिया गया है, तो यह PS1 और PS2 को इलेक्ट्रॉन आपूर्ति करते हैं, और O2 जो कि वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 20 देखेंगे। चक्रीय फॉस्फोरिलेशन का जैविक महत्व क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ATP आपूर्ति करना है ना, ये इसका महत्व हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। पौधों में श्वसन की पहली क्रिया कहाँ होती है? बताइएगा आंसर इसका।
सभी लोग आप आंसर देने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में, तो आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से लर्न होंगे सारे क्वेश्चन के, ऑप्शन भी और क्वेश्चन भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस भी कहते हैं इसको, है ना, जहाँ एटीपी अणु बनते हैं, एटीपी। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 22 देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पायरुविक अम्ल, जो कि एरोबिक अनएरोबिक जो मार्ग होते हैं उसके ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग होता है इसका। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम। तो जल परिवहन से क्या हो जाएगा? जल से जाइलम, जाइलम है ना, जल से जाइलम, जल परिवहन। जल परिवहन साथ साथ खनिज लवणों को भी, जो कि जड़ों से पत्तियों तक यह पहुंचाने का कार्य करता है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोएम के द्वारा हमें देखने को मिलता है। फ्लोएम जो कि जो पत्तियां जो होती है भोजन को अन्य भागों तक ले जाने का कार्य करती है पत्तियों के माध्यम से, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। 25 देखेंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से यह क्रिया हमें देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, पत्तियों में इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो स्टोमेटा जो होते हैं वो खुले रहते हैं पत्तियों में, ऊपरी साइड और निचली साइड छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया देखने को मिलती है, जो कि जल परिवहन हो गया है ना। ये पत्तियों में क्या स्टोमेटा खुले रहते हैं, जिससे क्या होता है CO2 पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है। चलते अगले क्वेश्चन पर 26 को देखते हैं। पादप वृद्धि किस प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असीमित होती है ना। पादपों में वृद्धि असीमित प्रकार की हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यह जो वृद्धि है जीवन काल के दौरान लगातार होते रहती है, जिसमें मुख्य रूप से तना और जड़ जो होती है ना, ये अपिकल जो बढ़ते रहते हैं इसके। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। पौधों की वृद्धि कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विभाज्य ऊतक, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमें वृद्धि देखने को मिलती है पौधों की, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। बीज अंकुरण में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल का अवशोषण। तो हमें देखने को मिलता है कि बीज अंकुरण सबसे पहले क्या करता है, जल का अवशोषण करने का कार्य करता है। उसके बाद क्या होता है, बीज फूलने लगता है, उसके साथ ही साथ कठोर परत जो रहती है वो बीज की फटने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें क्रिया करते हैं, जिसको स्टार्च ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और ग्लूकोज से क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है ना। एटीपी बन जाता है, ऊर्जा का निर्माण हो जाता है इससे। चलते अगले क्वेश्चन पर। 29 देखेंगे। बीज अंकुरण के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है? अगर हम बात करें जल की, तो दोस्तों जल की भी आवश्यकता होती है बीज अंकुरण के लिए ना। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है अंकुरण के लिए। उपयुक्त तापमान भी चाहिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। कौन सा हार्मोन पौधों की लंबाई बढ़ाता है? एनटीपीसी एग्जाम 2025 का यह क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है हार्मोन, जो कि पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। साथ ही साथ यह इसका यही कार्य है कि तने और कली की लंबाई बढ़ाने के साथ पत्ती जड़ों की वृद्धि भी करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। साथ ही साथ यह वृक्षों में शाखाओं को दिशा निर्धारण का भी कार्य करता है कि किस दिशा में बढ़ना है ना, उसका भी कार्य यह करता है। इस तरह से साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन भी। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। पौधों में कोशिका विभाजन किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स होता है, ये कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस तरह से फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ ये क्या करता है, पत्ती तने में भी वृद्धि करता है और कोशिका विभाजन को भी बढ़ाने का कार्य करता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। फलों का पकना किस हार्मोन से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एथिलीन। एथिलीन जो कि फलों को पकाने के लिए देखा जाता है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है ना, जिससे फल क्या होते हैं, जल्दी पक जाते हैं। जैसा कि हम आम, केले हो गए, इनको पकाने के लिए इसका प्रयोग देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 33। बीज अंकुरण को कौन सा हार्मोन बढ़ावा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गिबरेलिन। गिबरेलिन जो होता है हार्मोन, यह बीज अंकुरण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। बिना इसकी अनुपस्थिति में बीज अंकुरण सही तरीके से नहीं हो पाता है, उससे धीमा हो जाता है या रुक भी सकता है। चलते अगले क्वेश्चन पर 34 को देखेंगे। बीज निष्क्रियता किससे होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एबीए, है ना। बीज निष्क्रियता होती है इससे। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। पौधों में जड़ वृद्धि किससे प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑक्सिन से प्रभावित होती है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर 36 को देखेंगे। गिबरेलिन का मुख्य कार्य है, क्या है मुख्य कार्य? क्या बीज अंकुरण है या कोशिका विभाजन है या वाष्पोत्सर्जन है या अपघटन है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीज अंकुरण को बढ़ावा देना। हम लोगों ने डिस्कस किया था गिबरेलिन के बारे में, है ना। बीज अंकुरण को भी बढ़ाता है, साथ में पौधों की लंबाई को भी बढ़ाने का कार्य करता है गिबरेलिन, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव के कारण। हमें जो पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है ना, स्टोमेटा के माध्यम से, उसमें यह एक सकारात्मक खिंचाव हमें देखने को मिलता है ना, जो कि जाइलम जो कि जड़ से पानी को ऊपर की ओर खींचता है ना, जाइलम के माध्यम से। इस तरह से फ्रेंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर 38 को देखेंगे। पौधों में श्वसन की अंतिम उपज क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CO2, है ना, H2O और ऊर्जा जो कि ATP, यह मुख्य उपज मानी जाती है ना पौधों में श्वसन की। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि कराता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए कॉर्क कैम्बियम। जो कैम्बियम जो होती है वो नई जाइलम और फ्लेम को बनाकर तने को मोटा करने का भी कार्य करती है ना, तो यह द्वितीयक वृद्धि का कराता है ना यह ऊतक। चलते अगले क्वेश्चन पर 40 को देखेंगे। पौधों में अपिकल प्रभुत्व किससे नियंत्रित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए ऑक्सिन की वजह से, है ना। तिरछी रोशनी ऑक्सीजन के असमान वितरण से यह नियंत्रित होते हुए दिखाई देता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा है? एमपीटेट वर्ग 3 में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुंकेसर, जो कि नर प्रजनन अंग होता है ना, नर प्रजनन। इसमें परागकोश और तंतु होते हैं। क्या होते हैं? परागकोश और तंतु पाए जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 42 देखेंगे। अंडक का कौन सा भाग बीजांड को धारण करता है? बीजांड को कौन सा अंग धारण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय, ओरी, है ना। जो कि बीजांड, जिसके अंडाशय के भीतर बीजांड स्थित रहते हैं ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखें 43। परागकोश में कौन सी प्रक्रिया द्वारा परागकण बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
मियासिस के द्वारा देखने को मिलती है ये क्रिया, जो कि परागकोश की जो पराग माता कोशिका से यह परागकण बनते हैं। तो क्या हो जाएगा, मियासिस प्रक्रिया द्वारा, है ना, परागकण का निर्माण होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। परागकण में कितनी कोशिकाएं होती है जब यह परिपक्व होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 कोशिका इसमें देखने को मिलती है ना। इसमें बात करें तो एक जनन कोशिका हो जाती है ना, और एक हो जाती है पोषक कोशिका। पोषक कोशिका देखने को मिलती है हमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। मादा गेमेटोफाइट सामान्यतः कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि इसकी संख्या है 7 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। पिछला क्वेश्चन कौन सा? 7 है ना, 46 रह गया था हमारा। परागकण में क्या स्थानांतरित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि परागन। यह इसमें इसकी बात करें तो इसमें परागकोश से वर्तिकाग्र पर जाते हैं, है ना, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। वह परागन जिसमें परागकण एक पुष्प से उसी पुष्प के अंडक पर जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वपरागन। तो यह क्रिया उसमें स्वपरागन में यह देखने को मिलती है ना, जिसमें परागकण एक ही पुष्प से उसी पुष्प के अंडक पर गिरते हैं, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। पुष्पीय पौधों में विशेषता क्या है? क्या विशेषता होती है बताइए, चारों में से क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विगुणन। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। द्विगुणन डबल फर्टिलाइजेशन में एक नाभिक किससे संयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एग सेल यानी अंडाणुओं से संयोग करता है वह। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 50। द्विगुणन का दूसरा निषेचन किससे बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश से बनता है। इसी तरह फ्रेंड चलते अगले क्वेश्चन पर फास्टली। क्वेश्चन 51 देखेंगे। बीजांड निषेचन के बाद किसमें परिवर्तित होता है? सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखेंगे, है ना। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन बन भी रहे होंगे, कई क्वेश्चन नहीं भी बन रहे होंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक है। बीजांड जो कि निषेचन के बाद किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज में परिवर्तित हो जाएंगे, सीड्स में, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। अंडाशय ओवरी निषेचन के बाद किसमें परिवर्तित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फल में परिवर्तित हो जाता है ना, फ्रूट्स में हो जाता है निषेचन के बाद, यह फल में परिवर्तित होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। भ्रूण का निर्माण किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, जाइगोट, जो कि उगमनज से हमें देखने को मिलता है भ्रूण का निर्माण, जो कि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, है ना। पिछले जो लेक्चर किया था इसमें सिलेक्शन सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा था इन टॉपिक्स के बारे में। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। भ्रूणपोष का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो साथियों, जिस किसी साथियों ने, हमारे जो भी नए यूजर्स आए हुए हैं इस चैनल पर, अगर हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है इस सीरीज का, तो वह कृपया करके वह लेक्चर जरूर देखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था, जो कि यूनिट एमपीटेट वर्ग 3 का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 12 की जो कुछ टॉपिक जो थे स्टार्ट के, वो हम लोगों ने उसमें कवर किए थे।
आज हमने जो अंतिम जो टॉपिक थे उसी चैप्टर में, तो उन टॉपिक को हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं आज के इस डिस्कशन में। तो बताइए अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 वाले क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रिपल फ्यूजन, जो कि त्रिगुणन ये प्रक्रिया होती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। बीज में भ्रूण का रक्षण कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजावरण। बीजावरण जो होता है वह बीज में भ्रूण का रक्षण करने का कार्य करता है, बीजावरण। चलते अगले क्वेश्चन इसी क्रम में 56 को देखेंगे। बीज अंकुरण के समय किसका प्रयोग ऊर्जा के लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोस्पर्म। भ्रूण पोष का जो प्रयोग है ऊर्जा के लिए देखने को मिलता है, बीज अंकुरण के लिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे साथियों 57। परिपक्व फल का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए ओरी, जो कि अंडाशय। अंडाशय में हमें परिपक्व फल का निर्माण देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। बीज में भ्रूण का कौन सा भाग पत्तियों में विकसित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्लम मूल, जो कि भ्रूणांकुर जो होते हैं यह बीज में भ्रूणों के पत्तियों में विकसित होते हैं। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ हम 59। बीज का कौन सा भाग जड़ में विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडिकल, जो कि भ्रूणमूल। बीज का यह भ्रूणमूल जो भाग होता है यह जड़ में विकसित होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर इसी क्रम में 60 को देखेंगे। साइनेजाइड कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? सिनेरजाइड कोशिकाएं यह ऑप्शन बी भ्रूण कोश में हमें देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे साथियों। माइक्रोप्ले का कार्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, पराग नली का प्रवेश, यह इसका कार्य होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। बीज अंकुरण के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जल भी आवश्यक होता है, ऑक्सीजन भी आवश्यक होता है ना, तापमान की भी जरूरत पड़ती है अंकुरण के लिए। इस तरह से उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। कागजी नींबू का फल किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हिस्पेरिडियम, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिस्पेरिडियम टाइप का होता है कागजी नींबू। अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसमें जो विशेषता होती है मोटा छिलका जो होता है ना, रसदार गुच्छे होते, बहुबीज वाला होता है ये। अगर एग्जाम्पल की इसमें अगर बात करें तो इसमें स्ट्रॉबेरी का भी एक नाम देखने को मिलता है ना। अगर इस फल की परिवार फैमिली की अगर बात करें तो ये सिट्रस परिवार का विशेष फल कहा जाता है इसे। तो क्या नाम है? सिट्रस परिवार, सिट्रस फैमिली का है ये। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। फलियों का फल किस प्रकार का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फली प्रकार का, पॉड प्रकार का, है ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 65 देखेंगे। भ्रूणपोष का गुणसूत्रीय स्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी त्रिगुणसूत्रीय होता है। भ्रूणपोष का गुणसूत्रीय स्तर त्रिगुणसूत्रीय होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। बीज के परिपक्व होने पर भ्रूण किस अवस्था में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोरमेंट, जो सुप्त होता है ना, बीज परिपक्व होने के टाइम भ्रूण
सुप्त अवस्था में होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। परागकण का कौन सा भाग परागनली बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेजिटेटिव सेल जो होती है वो क्या करती है, परागकण को परागनली निर्माण में सहायक होती है ना। तो पोषक कोशिका हो जाएंगे ना वेजिटेटिव सेल। चलते अगले क्वेश्चन पर 68 देखेंगे। किस पौधों में परागण मुख्यतः कीटों द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सनफ्लावर, सूरजमुखी के द्वारा हमें देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। बीज किससे सुरक्षित रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, बीज आवरण से, सीड कोट से बीज सुरक्षित रहता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। पुष्पीय पौधों में अनिवार्य विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विगुणन हमें देखने को मिलता है पुष्पीय पौधों में, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। गेहूं की उपज बढ़ाने के लिए कौन सा मुख्य उपाय है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटी, अर्थात उच्च उपज वाली किस्म का उपयोग करके गेहूं की उपज को बढ़ाया जा सकता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। धान की फसल मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी में उगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, क्ले सॉइल, जो कि चिकनी मिट्टी को पानी रोकता है ना। चिकनी मिट्टी पानी को रोकने का कार्य करता है, जो धान के लिए उपयुक्त होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। नाइट्रोजन उर्वरक का मुख्य प्रभाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोमोट लीफ ग्रोथ, मतलब पत्तियों का विकास देखने को मिलता है ना। जैसे नाइट्रोजन से पत्तियां हरी और स्वस्थ होती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीट नियंत्रण, उर्वरक बनाए रखना, है ना। क्योंकि कंट्रोल पेस्टिस होते हैं, मेंटेन फर्टिलिटी होती है, फसल चक्र चलते रहता है ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। किस फसल में जैविक उर्वरक अधिक उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पल्सेस, यानी दलहनी फसलों में हमें जैविक उर्वरकों का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंट्रोड्यूस हाई यील्ड वेराइटीज, उच्च उपज वाली किस्मों को लाना, जिससे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता था, है ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। जैविक कीटनाशक का उदाहरण क्या है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, नीम ऑयल, नीम का तेल जो है जैविक कीटनाशक का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। सिंचाई की सही विधि फसल उत्पादन बढ़ाने में किसकी मदद करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, फसल उत्पादन बढ़ाना। सिंचाई की सही विधि फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है ना। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। उपज वाली किस्म हाई यील्ड वेराइटी जो कि किसके लिए विकसित की गई? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्पादन तो बढ़ाना, साथ में कीट प्रतिरोध भी, सूखा प्रतिरोध भी रखना, है ना। तो इसका आंसर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ये तीनों ही चीजों के लिए देखने को मिलती थी हाई यील्ड वेराइटी हमें। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 80 देखेंगे। फसल उत्पादन प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? उपर्युक्त फसल भी होती है ना प्रबंधन में,
उर्वरक सिंचाई भी देखने को मिलती है, कीट खरपतवार नियंत्रण भी देखने को मिलता है। इस तरह से उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पत्तियों में हमें देखने को मिलता है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? हम लोगों ने पहले क्वेश्चनों में देख चुके हैं इसको। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होती है। और प्रकाश श्वसन के लिए कौन सी गैस उपयुक्त होती है, बताइएगा। प्रकाश श्वसन के लिए, यह आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सनलाइट, जो कि सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत हो जाता है। क्वेश्चन 84 देखेंगे, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? एमपीटेट वर्ग 2 का यह क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्जॉर्बर लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा अवशोषण क्लोरोफिल का मुख्य कार्य हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, स्वपोषी पौधे कौन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुलाब भी होता है, सूरजमुखी भी होते हैं ना, घास भी होती है स्वपोषी में। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 86 देखेंगे, पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, पुंकेसर हमें देखने को मिलता है नर प्रजनन अंग में। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 87 देखेंगे, मादा प्रजनन अंग किसे कहते हैं? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, आपको पता ही है, ऑप्शन बी, अंडक देखने को मिलता है ना, अंडक, जो कि मादा प्रजनन अंग है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 88 देखेंगे, परागन किसे कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम अनोदर टू स्टिग्मा, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, यही परागन की परिभाषा हो जाती है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 89 देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन द्विगुणन किस पौधों में होता है? तो ये हमें ऑप्शन सी, पुष्पी पौधों में हमें देखने को मिलता है डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 90 देखेंगे, युग्मनज जाइगोट किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एग और स्पर्म, अंडाणु और शुक्राणु से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 91 देखेंगे, एंडोस्पर्म किस प्रक्रिया से बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिगुणन से बनता है, जो कि पहला स्पर्म होता है ना, पोलर न्यूक्ली देखने को मिलता है, 3n देखने को मिलता है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 92 देखेंगे, बीज का विकास किससे शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजांड से शुरू होता है ना, बीज का विकास बीजांड से शुरू होता हुआ दिखाई देता है हमें। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 93 देखेंगे, फल किससे बनता है? तो फल ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओवरी, जो कि अंडाशय से बनता है फल। क्वेश्चन 94 देखेंगे, बीज में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष जो होता है बीज में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो यह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि जल से निकलती है ना ऑक्सीजन।
क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, पुष्प में पंखुड़िया का मुख्य कार्य क्या है? एम्पिटेट वर्ग 2 का यह क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, जो कि परागकारियों की आकर्षित करना, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, पौधों में क्लोरोफिल किस रंग का वर्णक है? तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रीन, हरे रंग का वर्णक है ना। पौधों में क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, कौन सा पौधा स्वपोषी नहीं है? तो इसमें कैक्टस भी स्वपोषी देखने को मिलता है, फर्न भी देखने को मिलता है, सूरजमुखी भी हमें देखने को मिलता है। तो शिकार करने वाला पौधा जो होता है वह स्वपोषी नहीं होता है, क्योंकि वो तो शिकार करके करता है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 99 देखेंगे, भ्रूण किससे बनता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, जाइगोट, जो कि युग्मनज से भ्रूण का विकास होते हुए हमें दिखाई देता है। इसी क्रम में साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 100, फलों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका हमें मुख्य बीज की रक्षा करना भी देखने को मिलता है ना, फलों का मुख्य कार्य, और साथ ही साथ हमें हेल्प सीड्स डिस्पायर, मतलब बीज फैलाने में मदद, ये भी देखने को मिलता है हमको। परागक को आकर्षित करना, यह देखने को हमें नहीं मिलता है फलों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यह दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, फलों का मुख्य कार्य हो जाते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, इस तरह से हमारे आज के यह जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस यूनिट से आपके, है ना, यूनिट 12 से। आई होप आप लोगों को यह सीरीज़ अच्छी लगी होंगी। आज का यह लेक्चर जो कि प्रैक्टिस के रूप में काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह साथियों आप सभी बने रहिएगा, और भी अपन जो यूनिट दी गई हमारे सिलेबस पर, उन पर हम डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से। और जो भी हमारे नए साथी अगर जुड़े हो हमसे, तो उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए लेक्चर के साथ में, एक नए अंदाज में। तब तक के करिए आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस। धन्यवाद, है ना।